गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासक वत्सराज से शुरुआत करेंगे। साथियों, हमने उनकी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा की और अब हम उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की अगर चर्चा करें तो साथियों, मैंने बताया था कि उनके दो प्रमुख दरबारी विद्वान थे, जिनमें एक थे उद्योतन सूरी, जिनकी पुस्तक थी कुवले माला। ये प्राकृत भाषा में रचित एक जैन ग्रंथ था। साथियों, उनके दूसरे दरबारी विद्वान थे जिनसेन सूरी और उनकी एक रचना थी हरिवंश पुराण। अब साथियों, उनके समय बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर निर्माण का हमें उल्लेख मिलता है और यदि हम इस क्रम में चर्चा करें तो राजस्थान के भुवनेश्वर अथवा देवालय नगर की संज्ञा वाले ओसिया, जिसे उपकेश पट्टन भी कहा जाता है, के 18 बड़े मंदिरों में से अधिकांश का निर्माण इसी समय हुआ। और अगर हम राजस्थान में मंदिर निर्माण की चर्चा करें तो ये नागर शैली में निर्मित मंदिर ही हैं, जो कि हम जानते हैं कि हिमालय से और विंध्यन पर्वतमालाओं के बीच जो भारत में मंदिर निर्माण हुआ वह नागर शैली थी। और नागर शैली की कुछ उपशैलियाँ थी और यदि इस रूप में चर्चा की जाए तो राजस्थान में नागर शैली की 3 उपशैलियों का हमें उल्लेख या साक्ष्य मिलता है और उनमें 3 में जो पहली उपशैली थी उसे हम महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली भी कहते हैं। साथियों, महामारू शैली की यदि चर्चा की जाए तो ये ऊंचे चबूतरे पर शिखर, आमलक, कलश एवं घंटी से युक्त मंदिर होते थे और साथियों, इनमें गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ का साक्ष्य हमें मिलता है और साथ ही साथियों, चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग हमें मिलता है। और इसी क्रम में साथियों, हमारी जो दूसरी मंदिर निर्माण की शैली है उसे हम पंचायतन शैली या मारू गुर्जर शैली या सोलंकी शैली भी कहते हैं साथियों। और इसका समय था 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य। और साथियों, इसी क्रम में हमारी तीसरी शैली है भूमिज शैली। और भूमि शैली के लिए कहा जाता है कि ये सीधे भूमि पर इनका निर्माण होता था। चूंकि हमने पढ़ा कि महामारू शैली एवं पंचायतन शैली में निर्माण ऊंचे चबूतरों पर था और वहीं भूमि शैली में निर्माण सीधे भूमि पर हमें मिलता है। साथियों, पंचायतन शैली की एक विशेषता ये भी है कि मुख्य मंदिर बीचों बीच और चारों कोनों पर हमें 4 छोटे मंदिरों का निर्माण मिलता है और मुख्य मंदिर बीच में बड़े आकार में होता था। वहीं महामारू शैली में साथियों, चारों कोनों पर 4 मंदिर और बीच में मुख्य मंदिर यद्यपि मिलता है, लेकिन सबका जो आकार है वो लगभग समान हमें मिलता है। साथियों, अगर हम भूमि शैली की बात करें तो राजस्थान में भूमि शैली के कुछ उदाहरण हमें मिलते हैं, जिसमें सेवाड़ी पाली का जैन मंदिर सबसे पुराना भूमि शैली का उदाहरण है। साथियों, बारा के रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर साथियों इसी शैली का है। बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर, झालरा पाटन का सूर्य मंदिर, साथियों रणकपुर का सूर्य मंदिर, चित्तौड़ का अद्भुत नाथ मंदिर भी भूमि शैली के उदाहरण है। इसी क्रम में साथियों, महामारू शैली के भी हमें
बहुत सारे मंदिर राजस्थान में मिलते हैं। लेकिन अगर वत्सराज द्वारा निर्मित मंदिरों की बात की जाए तो महावीर जैन मंदिर ओसिया में, जो उत्तरी पश्चिमी भारत का प्रथम महावीर साथियों मंदिर था, उसका साक्ष्य भी हमें ओसिया से मिलता है और ये महामारू शैली में निर्मित है। इसी प्रकार ओसिया से ही महामारू शैली में सूर्य मंदिर, फिर साथियों ओसिया से ही सचियाप माता मंदिर, या जिसे सचिया माता मंदिर भी बोलते हैं, और ये ओसवाल जैनों की कुल देवी है साथियों। ये मारू गुर्जर शैली में निर्मित था। ओसिया से महामारू शैली में निर्मित पिपलाद मंदिर, साथियों ओसिया से ही हमें हरिहर मंदिर, पाली आउआ में कामेश्वर महादेव मंदिर, जयपुर में नकटी माता, जयपुर के भवानीपुरा में नकटी माता का मंदिर, और साथियों राजस्थान का अगर हम दूसरा हरिहर मंदिर की बात करें तो ये महाराणा कुंभा के काल में कैलाशपुरी में निर्मित था। साथियों इस क्रम में हमारा जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो द्वितीय महत्वपूर्ण शासक वत्सराज के बाद था वो था नागभट्ट द्वितीय, जिनका समय 800 से 836। नागभट्ट द्वितीय अपनी महान दानशीलता के कारण प्रतिहार वंश के कर्ण की संज्ञा भी इन्हें दी गई। और साथियों इनके कुछ अभिलेख हमें मिलते हैं, एक बुचकला जोधपुर बिलाड़ा से, बाकुला और साथियों मुंडाना। जोधपुर में विशेषतः महामारू शैली में भगवान विष्णु एवं भगवान शिव के मंदिरों का निर्माण भी हमें इनके समय में मिलता है। साथियों द्वितीय त्रिपक्षीय संघर्ष 810 में जो पाल नरेश धर्मपाल के साथ हुआ वो भी हमें नागभट्ट द्वितीय के समय मिलता है, और इन्होंने धर्मपाल को पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार किया। इसलिए राजधानी कन्नौज पर अधिकार करने का श्रेय भी नागभट्ट द्वितीय को है। लेकिन इसमें अगले चरण में राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से नागभट्ट द्वितीय यद्यपि पराजित हो जाते हैं, लेकिन गोविंद तृतीय जब यहाँ से वापस चले जाते हैं, दक्षिण लौट जाते हैं, तो 814 ईस्वी में धर्मपाल की मृत्यु के बाद नागभट्ट द्वितीय द्वारा कन्नौज पर पुनः अधिकार करने का भी उल्लेख मिलता है। और साथियों इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने 3 उपाधियां धारण की थी, जिनमें एक परम भट्टार्क, एक परमेश्वर और एक महाराजा धीराज। और ये साथियों एक संप्रभु शासक या संप्रभुता का प्रतीक थी। उनकी मृत्यु जो होती है नागभट्ट द्वितीय की, वो गंगा नदी में जल समाधि द्वारा होती है। साथियों इनकी एक पुस्तक हमें मिलती है नागभट्ट द्वितीय की, वली प्रबंध। चंद्रभागा नदी के किनारे झालरापाटन के ब्रजनगर में 7 सहेलियों के संज्ञा वाले सूर्य मंदिर या पद्मनाभ, जिसे बड़ा मंदिर या 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं, का निर्माण इसी काल में माना जाता है। साथियों नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे रामभद्र, 836 में ये शासक बने और इनकी मृत्यु भी हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद जो शासक बनते हैं उनके पुत्र वह मिहिर भोज प्रथम। साथियों 836 से 885 का जो काल है वो मिहिर भोज द्वितीय का काल था, और मिहिर का अर्थ है साथियों सूर्य। प्रतिहार वंश परंपरा में यदि कोई पहला पितृहंता शासक थे तो वो मिहिर भोज प्रथम ही थे, जिन्हें भोज प्रथम भी कहा जाता है। साथियों अरबी यात्री सुलेमान द्वारा 851 ईस्वी में इन्हीं के समय भारत की यात्रा का उल्लेख मिलता है। और जो सुलेमान की पुस्तक हमें मिलती है वो है अखबार उल हिंद और एक सिलसिलात उल तवारीख। उसमें सुलेमान द्वारा मिहिर भोज की घुड़सवार सेना को भारत की सबसे शक्तिशाली सेना और अरबों के सबसे बड़े शत्रु की संज्ञा मिहिर भोज को दी गई है। मिहिर भोज की साथियों में 2 उपाधियां मिलती हैं, एक का नाम है आदिवराह जो हमें ग्वालियर अभिलेख में मिलती है, और दूसरी प्रभास जो हमें दौलतपुर अभिलेख जो कि एटा जिला यूपी से प्राप्त होता है में मिलती है। चांदी के द्रम नाम से उन्होंने सिक्के जारी किए, इसलिए द्रम नाम के सिक्कों के वो जारी करता थे। और कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी साथियों हमें मिहिर भोज का एक
महान शक्तिशाली शासक के रूप में उल्लेख मिलता है। भूल भुलैया की संज्ञा वाली लगभग 3500 सीढ़ियों से युक्त राजस्थान की सबसे बड़ी चांद बावड़ी तथा आभानेरी कस्बे जो कि दौसा में है के निर्माण का श्रेय भी मिहिर भोज को दिया जाता है। चांद बावड़ी के निकट महामारू शैली में आनंद की देवी हर्ष माता मंदिर का निर्माण भी इसी समय हुआ। दाधीच ब्राह्मणों की कुल देवी दधी माता मंदिर जो कि हमें नागौर से प्राप्त होती है का निर्माण भी इसी समय हुआ। साथियों, द्वितीय त्रिपक्षीय जो संघर्ष थे उसके तृतीय जो चरण है उसका संघर्ष भी इसी समय मिलता है। और 836 ईस्वी में पाल वंशी शासक देवपाल से पराजित यद्यपि वो होते हैं, लेकिन चतुर्थ चरण में अर्थात 854 ईस्वी में मिहिर भोज द्वारा पाल नरेश नारायण पाल को पराजित कर अंतिम रूप से स्थायी रूप से कन्नौज पर अधिकार करने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। साथियों, एक नोट है, तेल व्यापारियों द्वारा ग्वालियर के तेल मंदिर का निर्माण भी इसी समय हमें मिलता है। और उत्तरी भारत में द्रविड़ शैली का यह पहला मंदिर था क्योंकि ये दक्षिणी भारत के तेल व्यापारियों द्वारा इसका निर्माण हुआ था, इसलिए इसकी जो शैली हमें मंदिर निर्माण की है वो मिलती है हमें द्रविड़ शैली में। इसी क्रम में उनके एक सामंत थे देवपाल द्वारा हमें 64 योगिनी मंदिर का निर्माण भी प्राप्त होता है। तो साथियों, इस तरह से हमने ये देखा कि मिहिर भोज अपने समय के बहुत महान शासक थे, राजनीतिक दृष्टि से भी और सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से भी। और अब हम अगली ऑनलाइन क्लास में गुर्जर प्रतिहार वंश के जो बचे हुए शासक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप एक बार अच्छे से साथियों अपने स्तर पर इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।